तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इन 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बार बार आपके एग्जाम में रिपीट करके दिया जाता है, जिससे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जूठन क्या है। तो जूठन आप लोग जानते हो कि जूठन आप लोग का एक पार्ट है, चैप्टर का नाम है। तो उस जूठन के बारे में पूछा गया है कि आप लोग बताइए जूठन है क्या। तो आप लोग याद रखिएगा, जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताकार हैं। तो मोहन राकेश जो थे वो किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताकार थे। तो आप लोग याद रखिएगा, नई कहानी के आंदोलन के प्रमुख हस्ताकार थे। तो सेकेंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक हैं। तो प्रगीत और समाज नाम का जो आप लोग का निबंध है, उस निबंध के लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, नामवर सिंह जो है उसके निबंध है, सॉरी उसके लेखक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बातचीत क्या है। तो बातचीत आप लोग के पदखंड का पहला चैप्टर है और आप सभी जानते हैं कि बातचीत क्या है। तो बातचीत एक प्रकार का निबंध है। तो क्या हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है। अब यहाँ पे ये हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे मुहावरा पूछा गया है। मुहावरा है ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होना जो मुहावरा होता है, उसका अर्थ क्या होता है। उसका अर्थ होता है बहुत दिनों पर दिखाई देना। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति जो भाषण है, वो भाषण किसने दिया था। तो आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, और जयप्रकाश नारायण जी को ही लोकनायक के रूप में जाना जाता है। तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए 7 नंबर की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है। तो शिक्षा नाम की जो रचना है वो किनकी रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा, वो जे कृष्ण मूर्ति जी की रचना है। तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सूरदास के पद में निम्न में से कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो सूरदास जी के पद में निम्न में से कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो देखिए, उनके रस में अगर आप लोग देखोगे तो श्रृंगार रस आपको मिल जाएगा, भक्ति का रस भी मिल जाएगा, वात्सल्य का रस भी मिल जाएगा, लेकिन वीर रस जो है ये सूरदास जी के पद में नहीं पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कड़वक किसकी रचना है। तो कड़वक जो है ये किसकी रचना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, और मलिक मोहम्मद जायसी जी को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि उषा शीर्षक कविता के लेखक कौन है। तो उषा नाम का जो कविता है, इसके लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रेम के पीर कवि कौन है। तो मैंने जस्ट अभी 2 क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी जी को क्या कहा जाता है, प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हिरोशिमा किसकी रचना है। तो हिरोशिमा जो है एक प्रकार की कविता है, और हिरोशिमा किसकी रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये अयज्ञ जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, आप लोग याद रखिएगा विज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए आपसे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। तो रोज शीर्षक कहानी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो लेखक यानी कि जो आप लोग के अज्ञ जी हैं, वही पूछते हैं, किससे पूछते हैं, मालती से पूछते हैं कि तुम पढ़ती लिखती नहीं हो। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या है। तो रोज शीर्षक कहानी का जो पहला वाला नाम था यानी कि पूर्व नाम था, वो क्या था। तो आप लोग याद रखिएगा, उसका पहला वाला नाम था गैग्रीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो भगत सिंह के पिता और
और चाचा लोग जो थे वो किसके सहयोगी थे, तो आप लोग याद रखिएगा लाला राजपत राय के सहयोगी थे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ओ सदा नीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया है। तो ओ सदा नीरा जो शीर्षक पाठ है वो किसको नियमित बना करके लिखा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि गंडक नाम का जो नदी है उसी को नियमित बना करके लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है, तो एक प्रकार की चरित्र प्रधान कहानी है। और उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ। तो देखिए अर्धनारीश्वर निबंध जो था ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1952 में प्रकाशित हुआ था। और अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है, तो इसके लेखक आप लोग याद रखिएगा दिनकर जी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। ये फिर से आगे आप लोग का हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन जिसमें आपको घ का उच्चारण स्थान बताना है। तो देखिए क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है और घ जो होता है वो क वर्ग के अंतर्गत ही आता है, मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। तो ये उसने कहा था जो चैप्टर है उसकी उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था। तो याद रखिएगा कि जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने मार गिराया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है उनकी रचना कौन सी है, तो उनकी रचना पुत्र वियोग है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा 22 का बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि काशी जो है उसमें तुलसीदास जी कितने वर्ष रहे थे, तो 15 वर्ष तक रहे थे और 15 वर्ष तक रह करके विद्या अध्ययन किए थे। तो क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि रात का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये देखिए फिर से आप लोग को हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रात का विलोम यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा, दिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। तो आप लोग को यहाँ पे ये बताना है कि अर्धनारीश्वर जो है वो किस विद्या से संबंधित है, मतलब वो निबंध है, एकांकी है, व्यंग है या फिर कहानी है। तो आप लोग याद रखिएगा अर्धनारीश्वर जो है इसके लेखक है इसके लेखक है आप लोग याद रखिए दिनकर जी। और ये क्या है, तो एक प्रकार का निबंध है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसको माना। तो मीरा जो थी वो अपना प्रियतम किसको मानी थी, तो आप लोग याद रखिएगा श्री कृष्ण को मानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर आपसे कहता है कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। ये भी व्याकरण का क्वेश्चन है, आप लोग को एक शब्द बताना है अनेक शब्द के बदले। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो उसे एक शब्द में बचाल कहा जाता है। तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है। तो सिपाही की मां जो कहानी है उसमें आप लोग को ये बताना है कि सिपाही की मां है कौन। तो आप लोग याद रखिएगा कि सिपाही की मां जो है वो बिस्नी है। कौन है, बिस्नी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो फिर से ये क्वेश्चन आप लोग को रिपीट करके थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है कि बातचीत जो है वो क्या है। तो बातचीत आप लोग याद रखिएगा एक प्रकार का निबंध है। कहीं कहीं पे ललित निबंध भी दिया रहेगा तो आप लोग इसको टिक कीजिएगा और निबंध भी दिया रहेगा फिर भी आप लोग इसी को टिक कीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह जी के जन्म के बारे में आपसे पूछा गया है और इनका जो जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। तो रोज शीर्षक कहानी जो है उसमें एक कैरेक्टर है मालती। अब वो मालती क्या कर रही थी कि मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी। तो आप लोग को रीजन बताना है कि वो क्यों धो रही थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि दही जमाने के लिए वो ऐसा कर रही थी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेड मास्टर का नाम
क्या था? तो जूठन शीर्षक आत्मकथा जो है उसमें जो स्कूल का हेडमास्टर था वो कौन था, उसका नाम आप लोग को बताना है। और नाम उसका आप लोग याद रखिएगा, कलीराम था। क्या था? कलीराम था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो भूषण जी की जो कविता है उसमें कौन सी रस पाई जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा कि उसमें मुख्य रूप से वीर रस पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि लोकनायक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, यानी कि कौन प्रसिद्ध हुए? तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण जी प्रसिद्ध हुए थे। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे ये कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे उनके पिता का नाम रवि सिंह था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, नरहर सिंह थे। कौन थे? नरहर सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? तो जूठन शीर्षक पाठ जो है उसमें झाड़ू को छीन करके दूर किसने फेंक दिया था? तो लेखक के पिताजी ने फेंक दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था जो कहानी है ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1915 में प्रकाशित हुई थी। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर आपसे कहता है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश जो थे उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम आप लोग याद रखिएगा, मदन मोहन गुगलानी नाम था। क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मेहनत का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से पूछा गया है। विलोम शब्द के भी 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि मेहनत का विलोम शब्द आलसी होता है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। होप करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप लोग जिस भी ग्रुप में पढ़ते हो या फिर आपके जो भी दोस्त वगैरह आपके साथ पढ़ते हैं, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।